तो हम बात कर रहे थे कि रिगार्डिंग जो प्रोडक्शन प्लान स्ट्रेटजीज हैं, सो हमारे पास लेवल को हमने डिस्कस किया कि लेवल के अंदर हमारे पास क्या है कि हम कांस्टेंट प्रोडक्शन करते रहते हैं, बट इन्वेंट्री आपकी जो है उसके अकॉर्डिंगली हम डिमांड को मीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली उसमें इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। जबकि जो सेकंड था चेज, उसमें हम कहते हैं कि हम एग्जैक्टली डिमांड को फॉलो कर रहे होते हैं, बट प्रॉब्लम वहां पे क्या हो जाता है कि अगर आपका सिस्टम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वहां पे फिर आपको ओवर टाइम प्रोडक्शन या सब कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह की तरफ जाना पड़ सकता है। ओके, थर्ड जो हम बात करें, थर्ड स्ट्रेटेजी हम मिक्स अडॉप्ट कर सकते हैं, मीन हम लेवल और चेज का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें। सो बजाय इसके कि हम मिक्स मेथड अडॉप्ट करें, सो हमारे पास अगेन हम एक्सेल की हेल्प ले सकते हैं एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान जनरेट करने के लिए। मीन कि हमें वो एक्सेल कैलकुलेट करके दे कि ओके मुझे किस मंथ के अंदर कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए, ओके कितने वर्कफोर्स मेरे पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, सिमिलरली मेरे कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए ताकि मेरी टोटल कॉस्ट कम हो सके। सो हम बेसिकली अभी जो हम एक्सेल के अंदर जाएंगे तो हम तीन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे एक्सेल के अंदर, एक लेवल स्ट्रेटजी को, चेज स्ट्रेटजी को, और एक हम एक्सेल को यूज करते हुए जिसको मैंने नाम दिया ऑप्टिमाइजेशन मॉडलिंग बेस्ड प्रोडक्शन प्लान को हम जनरेट कर रहे होंगे। सो उसके लिए आपके पास जो है वो एक्सेल शीट अवेलेबल है। सो इसमें हमने करना क्या है कि हमें जो इंफॉर्मेशन अब चाहिए वो इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि जी मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ रही है, मुझे अगर आप ओवर टाइम प्रोडक्शन कर रहे हो, सो राइट नो इस सिनेरियो के अंदर हमें ओवर टाइम प्रोडक्शन भी हम कर रहे हैं, हमें अलाउ है, तो ओवर टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, मुझे पर यूनिट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मीन एक यूनिट के ऊपर होल्डिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और प्लस एक यूनिट बनाने के लिए मुझे लेबर आर टाइम कितना रिक्वायर्ड है, प्लस मुझे ये चाहिए कि मेरी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है पर मंथ, क्योंकि हम मंथली प्रोडक्शन प्लान जनरेट कर रहे होंगे, और अगर हम ओवर टाइम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितने परसेंटेज ऑफ रेगुलर प्रोडक्शन जो है वो हम अलाउ रखा हुआ है। सो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हमने रखा हुआ है कि 10% जो है वो मैक्सिमम हम ओवर टाइम प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफ द रेगुलर प्रोडक्शन। सो जितनी भी आप रेगुलर प्रोडक्शन करोगे उसका 10% तक हम ओवर टाइम प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्लस हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि एक मंथ के अंदर जो आवर्स काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, वो कितने घंटे काम कर रहे हैं एक पर्सन, ठीक है, सो दैट इज 160 आवर। और प्लस हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए कि हायरिंग कॉस्ट कितनी है और फायरिंग कॉस्ट कितनी, ठीक है जी। और ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, दैट इज अ सेल्स फोरकास्ट फ्रॉम द प्रीवियस डेटा, ठीक है, कि हमने मे बी इसमें सर जी 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 फायरिंग और वो जो फायरिंग, अगर इस थर्ड ऑप्शन अगर हम वो डे ऑफ पे जब हम जाते हैं, जी 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 वो भी काइंडली थोड़ा सा डिस्कस करें। जी बिल्कुल। ले ऑफ, ये ले ऑफ मीन फायरिंग है, अगर आप हायरिंग और फायरिंग करें, मतलब कितने बंदे आपने हायर किए उस टाइम पीरियड के अंदर, कितने फायरिंग आपने फायर किए। फायरिंग में तो सर ये हो जाएगा ना कि बंदे चले जाएंगे, बंदों का लिंक ही नहीं रहेगा। ले ऑफ जी में जी तो ये होगा ना, फॉर द टाइम बिंग 3 माह के लिए हम आधी आधी सैलरी दे के बंदों को कह देंगे यार 3 माह के बाद हम आपको दोबारा बुला लेंगे। बिल्कुल, उसमें आपके पास ये हो सकता है कि वो अब आप चीज जो है वो सेपरेटली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, लेकिन उसको यहाँ पे भी एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है, आप उसको एज अ सेपरेट फिक्स कॉस्ट के तौर पे शामिल कर दें, जमा कर दें फिक्स कॉस्ट के आप जी आधी इसी सैलरी सर खुद। जी 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 सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ कि जी इसीलिए ये डेली वेजेस का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके जो बेसिकली इस एस्टिमेटेड जो ले ऑफ आवर्स हैं बेसिकली आप उसकी बेसिस पे भी निकाल सकते हैं कि आपके बंदे ने कितनी दिहाड़ियां लगाई, तो जितनी दिहाड़ियां लगाई उसके उतने पैसे, और जो एक आपका फिक्स्ड वर्कर है वो आपका अगर पूरे मंथ पे चल रहा है तो उस इस तरह से पे कर रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लाइक जैसे निशात वाले जो हैं वो जो टेक्सटाइल सेक्टर में वो क्या कह रहे हैं, वो मंथली बेसिस में मीन सैलरी बेस्ड चल रहे हैं, ठीक है, और मोस्टली जो टेक्सटाइल सेक्टर में आई थिंक सो आप लोग भी जो चल रहे होंगे वो डेली वेजेस पे चल रहे होंगे, और मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर डेली वेजेस पे चल रहे हैं, लेकिन उसमें आपको और प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ रहे होंगे, दैट इज रिगार्डिंग द क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब होता क्या है कि जब आप डेली बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे होते हो
तो उसमें अपने वो पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे बनाने के लिए वो जल्दी में बनाते हैं, तो क्वालिटी के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट आ रहे होते हैं, ठीक है, मीन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्करों में। लेकिन जो मंथली बेसिस में निशात में हमें प्रॉब्लम नजर आया था, सो जब मेरा वहाँ पे विजिट हुआ था तो उन्हें क्या था, उनके प्रोडक्टिविटी कम थी, ठीक है, क्योंकि जो और क्वालिटी इश्यूज बहुत कम थे, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी भी कम थी और क्वालिटी इश्यूज भी उनके बहुत ज्यादा कम थे। रीजन ये थी क्योंकि वो मंथली बेसिस के ऊपर पे कर रहे थे। बहरहाल अगर हम एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, सो जो आप डेली वेजेस की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको फिर मंथली उसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि आप मंथली उनको कितना कैलकुलेट कर रहे हो और कितने बंदे हमें ऑन एवरेज रिक्वायर्ड हो। क्रीम सर, सही। जी 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 जी। मंथली बेसिस सारे एम्प्लॉइज हैं, वर्कर वगैरह, अगर वो प्रोडक्टिविटी भी कम है तो पर पेयर कास्ट आपकी बढ़ जाती है, जबकि जी। डेली वेजेस में आप सही कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी तो थोड़ी बढ़ जाएगी, क्वालिटी का इशू आ जाती है। तो जी। इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा होता है? बेस्ट मेथड ऑब्वियसली दोनों का बैलेंस हमें रखना पड़ता है, हमें बैलेंस अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो आपको मेरा डिफरेंट मैं इसमें ऐड करूंगा। जी 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 मैं इसमें ऐड करूंगा। देखें कि हमने क्वालिटी को मीट करना है, नए पैरामीटर्स में अब क्वालिटी ही है। अगर आप निशात की बात कर रहे हैं, निशात में अगर हम डेली वेजेस रखे होते तो वो अगर क्वालिटी में पूरा थान का थान ही निकल जाते, जैसे वो वर्दी वाला मामला पीछे चला था कि वो बन गया तो बाद में पुलिस की वर्दी बना दी गई। बात यही है कि अगर क्वालिटी अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसानात हो जाएंगे डेली वेजेस पे जाके। वालेकुम अस्सलाम अली जी आफाक बिल्कुल। बात कर रहा हूँ यार, मैं ज़रा एक ट्रेनिंग में हूँ अभी, जी तो जी 3 बजे बिल्कुल। तक 3:15 तक आऊँगा खाने के। ओके जी बिल्कुल, उसमें आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम वही बात कर रहे हैं ना कि आपने बैलेंस रखना है कि आप जो है वो मंथली बेसिस पे चलना चाहते हैं या डेली बेसिस पे चलना चाहते हैं, जो आपको सिचुएशन सूट करती है। लेकिन यूजुअली सर देखिए, अगर बंदे को पता है ना कि मैं डेली वेजेस हूँ तो वो हार्डली रिलीजियसली काम नहीं करेगा। उसे पता मुझे आज दाढ़ी लगी है, परसों लगनी कि नहीं लगनी, ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी लेवल भी कम ही होएगा। ये अजीब, आई डू एग्री सर विद यू जी। जी जी मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ कि जी जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें होता ये है कि आपके डेली वेजर्स, लोडर्स, कोई ऐसी स्पेसिफिक जॉब जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं होती, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो इस तरह से कर रही होती है कि जो उनका कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइट प्रोडक्शन है वहां पर सारे परमानेंट एम्प्लॉयज, उसके बाद लेट से लोडर हैं, उठाने वाले हैं, सफाई वाले हैं, गार्ड्स हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स पे रख के वो अपनी कॉस्ट को इस तरह से मिनिमाइज कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। अब ये मैंने वही कहा ना कि अब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर रहा है। सो मैंने आपको निशात की एग्जांपल दी। सिंपली इंटरलूप के अंदर जो है वो हमें ये इशू सेव करना पड़ा था क्योंकि वहां पे डेली वेजेस पे थे लोग। सो इंटरलूप के अंदर जो है वो इस बेस के ऊपर वो लोग लगे हुए थे कि आपके पास जो है जी हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी में इश्यूज आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो देखना पड़ेगा। उसका एक वे आउट जो हमने उस वक्त निकाला था ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट कि आप जो है वो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो। सो मोटिवेशन के लिए आप वीकली एम्प्लॉय लॉन्च कर दे या मंथली एम्प्लॉय लॉन्च कर दें, सो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और वहां पे हमने ये किया था, या जो सजेशंस आई थी कि व्हाई नॉट कि हम वीकली एम्प्लॉय की जो फोटो है वो लगा दी जाए, या अगर आप डेली वेजेस में तो आप डेली लगाएं कि ओके इस बंदे ने जो क्वालिटी जो है वो ज्यादा अच्छी प्रोड्यूस की और इसकी प्रोडक्टिविटी भी अप टू द स्टैंडर्ड थी, ठीक है। सो जो सबसे टॉप एम्प्लॉय है वो 1 है, 2 है, 3 है, जितना भी आप रखना चाहें सो आप वो रख सकते हैं, ठीक है। जी जी जी, जिसका भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी जिस तरह से आपने ये हमें बताया कि प्रोडक्शन की कॉस्ट को बेसिकली निकालना है, और प्रोडक्शन अगर आपके एसके यूनिट से एक आइटम है, कपड़ा बना रही है निशात है, एक ही चीज बन रही है, बट अगर जी आपके जी डिफरेंट एसकेयूज हैं और डिफरेंट प्रोडक्शन के पैरामीटर्स है, लेट से हम 100 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, जी तो उस जी केस जी। में क्या हमें हर आइटम के केस में अलग-अलग शीट इसी तरह से कंपाइल करनी पड़ेगी या उसको हम मर्ज कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं? एक तरीके का तो ये है कि आप एवरेज लेके मर्ज कर सकते हो, ठीक है, जो कि मैं कहूंगा कि ऐसा मत करें। आप अपनी हर प्रोडक्ट फैमिली को लैदा से शीट क्रिएट करें, ठीक है। आप अपनी हर प्रोडक्ट फैमिली को, रिमेंबर दैट एसकेयू की बात नहीं मैं कर रहा, मैं प्रोडक्ट फैमिली की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी वॉशिंग मशीन की। सो वॉशिंग मशीन में अब उनके लेट से अगर 10 मॉडल्स बन रहे हैं तो वो हर मॉडल के लिए अपना एग्रीगेट प्लान नहीं बनाएंगे, बल्कि वो
ओवरऑल बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हर जो मॉडल्स हैं उनकी वैल्यूज को जमा करके एक एग्रीगेट वैल्यू निकाल। सो राइट नाउ हम जो है वो डेली प्रोडक्शन प्लान का जिक्र नहीं कर रहे, हम मंथली प्रोडक्शन प्लान की बात कर रहे हैं। सो एग्रीगेट लेवल के ऊपर जो बनाया जा रहा होता है, जो कि आपका क्वार्टरली या बाय मंथली क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक वालेकुम क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी जी। सपोज एक सिनेरियो है, उसमें ये कि हमारा कोई एक ऑर्डर जो है वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो पा रहा और इनएडिक्वेट स्टॉक का रिस्क क्रिएट हो रहा है, तो बीइंग एन इन्वेंटरी मैनेजर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए उसके लिए? ओके अगर ऑर्डर मीट नहीं हो पा रहा तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो इट मीन जो इशू हो सकता है वो तो एक तो ये हो सकता है कि आप ये चेक करें कि क्या आपके पास इनफ मटेरियल अवेलेबल है उस चीज को मीट करने के लिए। सो अगर तो आप ऑर्डर मीट नहीं कर पा रहे तो दैट मीन आपके पास वो मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है। सो अगर मटेरियल की अवेलेबिलिटी मीन उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो या तो आपने अगेन आपका फोरकास्ट का इशू हो सकता है, मीन डिमांड को आपने प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट नहीं किया। अगर डिमांड को प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट किया तो आप प्रोडक्शन उतनी नहीं कर पा रहे, अप टू द मार्क नहीं चल रही। ठीक है, सो यही दो एक रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आप उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे। लाइक मैं यहाँ पे एक और कंपनी है, मैं वैसे कंपनियों के नाम नहीं जा रहा हूँ। सो एक जो कंपनी का हमें फेस करना पड़ा, सो लेट्स टेक द नेम हायर में। जो था सबसे बड़ा इशू उनके पास क्या था, उनके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पाइलअप हुई हुई है और उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम इस इन्वेंट्री को निकालें कैसे। जब हमने उसको एनालिसिस करना स्टार्ट किया तो हमें इन द एंड जाके ये पता चला कि उनके जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले थे, क्योंकि वो फोरकास्ट कर रहे थे तो वो फोरकास्टिंग कर ही नहीं रहे थे। वो जस्ट ये आके आइडिया दे देते थे कि ओके इस मंथ के अंदर इतनी हमें हमारे पास डिमांड आएगी या इतनी आपने प्रोडक्शन करनी है। तो उनके वहां पे प्रोडक्शन और मार्केटिंग वालों के अंदर जो है वो काफी प्रॉब्लम रहता था। इसी वजह से क्योंकि मार्केटिंग वाले बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक सी डिमांड बता देते थे और प्रोडक्शन वाले जब उसको मीट भी करने की अगर कोशिश करते थे तो सेल्स वाले उसको उतना बेच नहीं सकते थे। सो जिसकी वजह से उनके पास वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी होती थी। आपके केस के अंदर मुझे ये लग रहा है कि आपके पास क्योंकि वो इतनी इन्वेंट्री मौजूद ही नहीं है, या तो आप अंडर फोरकास्ट कर रहे हो डिमांड को, ठीक है, या कर ही नहीं रहे, या आप अपनी उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे, मीन आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उस डिमांड को मीट कर सकें। इज इट क्लियर जी? जी जी। ओके 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 सो हम बैक टू दिस सिनेरियो आते हैं। ये जो सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्लस हमने सेल्स फोरकास्ट कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एग्रीगेट सेल कर रहे हैं। सो रिमेंबर दैट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगेन मैं बार बार जो टर्म यूज कर रहा हूँ वो एग्रीगेट का टर्म यूज कर रहा हूँ। हम SKU लेवल की बात नहीं कर रहे। आपने अपनी ईच प्रोडक्ट फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान जनरली क्रिएट किया जा रहा होता है। सो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एग्रीगेट लेबर आवर्स कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन द सेल्स फोरकास्ट जो हमने की हुई है। ओके हमें ये पता है कि आपके पास जो है वो 20 आवर्स चाहिए एक कैबिनेट को बनने के लिए। ओके अब वो कैबिनेट्स डिफरेंट तरह की होंगी, बट हमने उसकी एक एवरेज वैल्यू निकाली है कि ओवरऑल जितने भी हम कैबिनेट के मॉडल्स बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, तो हमें एवरेज जो लेबर आर रिक्वायर्ड चाहिए पर कैबिनेट वो 20 चाहिए। सो मैं क्या करूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय फोरकास्ट से मल्टीप्लाई करके, सो आपके पास एग्रीगेट जो है वो लेबर आर आ गया कि हमें इस मंथ के अंदर कितने घंटे चाहिए होंगे लेबर के, फरवरी में कितने चाहिए होंगे, एंड सो ऑन। सिमिलरली अब हम निकाल लेते हैं जी नंबर ऑफ वर्कर्स। सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ वर्कर्स हम किस तरीके से निकालेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द लेबर आर। सो नंबर ऑफ वर्कर्स हम कैसे निकाल रहे हैं, लेबर आर डिवाइडेड बाय, हम क्या कह रहे हैं कि हमें आवर्स वर्कर पर मंथ पर एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे एक मंथ के अंदर वो वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, तो वहां से हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स आ। So once we have calculated the labor hour and then based on that workers hour आ गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम different plans create कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्लान जो मैं create कर रहा हूँ that is a level plan। लेवल प्लान के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम प्रोडक्शन एक सीक्वेंस के अंदर करते रहते हैं, जो हमारा एक टारगेट रखा हो क्योंकि हम इतनी प्रोडक्शन करते रहे।
मीन एक कांस्टेंट नंबर के अकॉर्डिंगली करते रहेंगे। एंड ऑब्वियसली इसमें इन्वेंट्री के जरिए हम डिमांड को मीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो हम अपनी प्रोडक्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे होते और हम अपनी हायरिंग फायरिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे होते। हायरिंग फायरिंग को एक ही दफा शुरू में एडजस्ट कर लिया जाता है। ओके, सो अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, लेबर आवर हमें गिवन थे। ओके, हमें पता है कि वर्कर एक मंथ में कितने घंटे काम कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन हमें पता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ओवर टाइम कितनी है, अलाउएबल ओवर प्रोडक्शन कितनी है, हायरिंग कॉस्ट कितनी है, फायरिंग कितनी है एंड होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ हमें पर यूनिट कितनी आ रही है। प्लस मैंने यहाँ पे जो एडिशंस की है दैट इज कि आपके पास बिफोर डेवलपिंग योर प्रोडक्शन प्लान कि हमारे पास अगर मुझे जनवरी के लिए चाहिए कि कितनी क्वांटिटी बनानी है तो मुझे जनवरी के स्टार्ट में ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने पर्सन्स इस वक्त मौजूद हैं। ओके, सिमिलरली मेरे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। सो दैट इज द इनिशियल इन्वेंट्री। अब हम आ जाते हैं कि ओके मेरे पास इनिशियल इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है वो 100 यूनिट की है, ठीक है, और वर्कर भी मेरे पास 100 मौजूद है। ओके, अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो सेल्स फोरकास्ट था जहां से हमने सेल्स आर जो पीछे हमने कैलकुलेट किए, सो अगेन वो हमने कैसे निकाले, फोरकास्ट मल्टीप्लाई बाय जो पर आर हमें चाहिए विच इज 20 आर एक यूनिट बनाने के लिए। सो टोटल आ गए, इसको हमने डिवाइड कर दिया कि एक मंथ के अंदर कितने एक बंदा काम कर रहा है। सो वहां से हमारे पास 93.7 मीन 94%। ओके, अब हमने जो डिसाइड करना है वो हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास इस मंथ के अंदर कितने बंदे मौजूद होने चाहिए, हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है। ओके, अगर हम ओवर टाइम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो कितनी करनी है। ओके, हायरिंग कितनी करनी है, फायरिंग कितनी करनी है और हमारा इन्वेंट्री लेवल कितना होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेवल प्लान के अकॉर्डिंगली हम क्या अज्यूम करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन को नहीं छेड़ेंगे, प्रोडक्शन हम एक फिक्स रेट के जरिए करते रहेंगे, लेकिन जो डिमांड की फ्लक्चुएशन होगी उसको हम मीट करेंगे अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल इन्वेंट्री या बैक ऑर्डर के जरिए। ठीक है, कि मसलन हम नहीं मीट कर सके तो हम फ्यूचर में प्रोडक्शन करेंगे और देन बैक ऑर्डर डिमांड को हम मीट करेंगे। सो हमारे पास एक्चुअली जो इनिशियली अवेलेबल थे वो 100 था, अवेलेबल है, ठीक है। सो दीज द नंबर ऑफ वर्कर्स आर अवेलेबल। अब हमने यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने ये 105 ही रखा हुआ। ये 105 क्यों रखा है कि मैंने क्या किया, मेरे पास जो ओवर द ईयर हमने हर मंथ के अकॉर्डिंग टू द सेल जो नंबर ऑफ वर्कर्स कैलकुलेट किए थे, मैंने सिंपली इनकी एवरेज निकाली। सो जैसे मैंने एवरेज निकाली तो मेरे पास आ रहा है आंसर 105। सो दैट मीन हमने शुरू में डिसाइड कर लिया कि हमें जो नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए होंगे वो पूरे साल के अंदर 105 चाहिए होंगे एवरी मंथ के अंदर। दैट इज द लेवल स्ट्रेटेजी। ओके, सो अब इसके लिए हमारे पास इनिशियली 100 बंदा मौजूद है, हमें 5 इस मंथ में हायर करने, ठीक है, और ले ऑफ कोई भी नहीं करना, राइट। सो इससे हम एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल सकेंगे। वो हम कैसे निकाल सकेंगे, दिस 100 वैल्यू 100 प्लस हायरिंग, ओके, माइनस फायरिंग। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 105, मीन 100 जमा 5 जमा 0 तो वो 105 आ गया। एंड ऑब्वियसली ये शुरू में ही हमने हायर कर लिया साल के शुरू में, और ये कांस्टेंट ही चलता रहेगा, ठीक है जी। और एट द एंड जाके क्योंकि हमने ये रखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन के एंड में भी आपके पास जो साल के एंड में बंदे बचने चाहिए वो 100 ही बचने चाहिए, तो एट द एंड जाके हमने वो 5 बंदे फायर भी कर दिए ताकि हमारे पास जो वर्कर्स बच जाएं एट द एंड ऑफ द ईयर वो 100 ही रहे, राइट। सो दैट इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स एंड देन हायरिंग फायरिंग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी रेगुलर प्रोडक्शन के लिए। सो रेगुलर प्रोडक्शन के लिए रिमेंबर दीज फार्मूलाज, ठीक है। सो हायरिंग फायरिंग के लिए आपने इस इक्वेशन को रखना है। सो वो इक्वेशन क्या थी कि जी नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस पीरियड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द स्टार्ट जो आपने हायर किए और माइनस कर देना है फायर को। अब हमने निकालनी है जी रेगुलर प्रोडक्शन पर मंथ। तो रेगुलर प्रोडक्शन का फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय एक महीने के अंदर कितने घंटे वो काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय लेबर आवर। सो हमारे पास लेबर आवर से क्या मुराद है कि दैट मीन कि हमें एक यूनिट को बनाने में एक बंदे को कितना टाइम लग रहा है।
सो उसको यूज करते हुए हमने अपनी रेगुलर प्रोडक्शन कैलकुलेट कर ली। हकीम साहब एक मिनट, जी 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 मुझे जी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। इसमें आप कर रहे हैं कि मुझे 100 बंदा चाहिए पूरे साल के लिए? नहीं, पूरे साल के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनिशियली मेरे पास 100 मौजूद था। जी मुझे ठीक है। मैंने साल के शुरू में ही डिसाइड कर लिया कि अगले 12 महीनों में मुझे एवरी मंथ कितने बंदे रिक्वायर्ड हो जी ठीक है। टोटल। तो वो हमने कैसे निकाले, वो जो हमने सेल फोरकास्ट के जरिए नंबर ऑफ वर्कर्स निकाले हुए थे, ठीक है। हमने ये रिमेम्बर दैट कि हमने ये कैसे निकाला था कि आपके पास मुझे जनवरी के अंदर जो है वो लेबर आवर कितनी चाहिए, वो 15,000 चाहिए। और हमने कहा कि एक बंदा एक महीने में कितने घंटे काम कर रहा था, वो कर रहा था 160 अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, ठीक है। सो जनवरी में हमें जो बंदे चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 94 बंदे चाहिए, ठीक है। फरवरी में हमें 95 चाहिए, मार्च में हमें 100 चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ठीक है, जो हमने फोरकास्ट की हुई है, ठीक है जी। हमने क्या कर लिया, हमने जब ओवरऑल इन 12 वैल्यूज की एवरेज निकाली वो है 105, तो इट मीन ऑन एवरेज मुझे हर मंथ 105 बंदे चाहिए। तो इसका मतलब एक्चुअल हमें 105 बंदे चाहिए जी। हमें हर मंथ में ऑन एवरेज, हर मंथ में ऑन एवरेज अकॉर्डिंग टू द लेवल स्ट्रेटेजी हम क्या करेंगे कि हमें 105 बंदे चाहिए, हर मंथ मौजूद होने चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि याद मेरा एक क्वेश्चन था, आपने कहा कि हमें 105 वर्कर्स जो हैं वो हम चला लेंगे, मगर जो जुलाई ऑनवर्ड्स टू नवंबर है इसके अंदर सारे मंथ्स में 105 से ऊपर है, तो इसके अंदर हमारा डिप नहीं आएगा प्रोडक्शन में काफी सीरियस किस्म का? मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि रिमेम्बर दैट कि आप किस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हुए प्लान बना रहे हैं। सो अब जो लेवल प्लान है, राइट नाउ हम लेवल प्लान का जिक्र कर रहे हैं। सो इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने अपनी प्रोडक्शन को नहीं छेड़ना, हम अपनी प्रोडक्शन कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है जी। ये आप अजम्पशन अज्यूम करके चलते हो, प्लस आप क्या करते हो कि जी आप क्या जी, आप बोलो जी। प्लस अब अगर हमारे पास वो जो डिप आता है, मसलन इन्वेंट्री की जो डिमांड के अंदर पीक आती है या डिमांड के अंदर जो डिप आता है, उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन ओवर द टाइम जो है वो कांस्टेंट चल रही होगी। तो जब आपकी डिमांड जो है उस प्रोडक्शन से कम होगी, ठीक है, तो आप क्वांटिटी तो बनाते जा रहे हो, तो होगा क्या कि आपके पास इन्वेंट्री पाइल अप होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। अब जब इन्वेंट्री पाइल अप होगी तो ऑब्वियसली जैसे ही आपकी डिमांड जो है वो आपकी प्रोडक्शन से ज्यादा होगी, तो आप उस डिमांड को मीट कर सकोगे अकॉर्डिंग टू अवेलेबल इन्वेंट्री जो आपके पास पड़ी हुई है। ओके। और एंड के ऊपर हमने जो ये 5 वर्कर्स हैं उनको भी हम ले ऑफ कर देंगे। एग्जैक्टली। तो जो सेल्स हैं वो तो ग्रो कर रही हैं। नहीं मैं सेल्स ग्रो कर रही हैं, तो मैं आपको वही बता रहा हूं। मेरे माइंड में जी बोले कि ये था कि जो सेल्स हैं वो ग्रो कर रही हैं थ्रू आउट, मतलब एवरेज चलो 840 है, मगर एंड पे आके जब नेक्स्ट ईयर शुरू होगा तो उसके अंदर चांसेस ये नहीं है कि हमारी जो सेल्स होंगी वो और ज्यादा हो जाएंगी, तो हमें अगेन नेक्स्ट ईयर के लिए और ज्यादा हायरिंग करनी पड़ेगी। जी यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सेल्स फोरकास्ट, दिस इज नॉट द एक्चुअल। आप प्लान बना रहे हैं, ये एक्चुअल नहीं है। सो दैट मीन अगर मैं 2020 में हूँ, ये आप 2000 बिल्कुल 2021 का बना रहे हैं, सो हमें नहीं पता जनवरी में क्या सिचुएशन होगी अपने साथ, ठीक है। और आपको जैसे पता होगा कि आपका प्रोडक्शन प्लान बार बार चेंज होता भी रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। सो हम क्या कर रहे थे, यूजुअली मे बी मंथली बेसिस पे या बाय मंथली बेसिस पे आप अपने प्रोडक्शन प्लान को रिवाइज कर रहे होते हो अकॉर्डिंग टू द डिमांड, क्योंकि डिमांड मे बी आपने इनिशियली जो फोरकास्ट की है वो एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं कर पाए, ठीक है। आप उसको चेंज कर लेते हो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, ठीक है जी। सो आपका प्रोडक्शन एक्चुअली जो वर्कर्स ओवर द ईयर हैं वो 105 ही हैं आपके पास। बिल्कुल इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली। याद रखें, जब भी आप प्रोडक्शन प्लान बना रहे होते हैं तो आप अपने माइंड के अंदर एक बेस बना के चल रहे होते हैं। तो मैं लेवल प्लान के अकॉर्डिंगली या लेवल स्ट्रेटजी जब अडॉप्ट करूंगा तो मैं कहूंगा मैं अपनी प्रोडक्शन रेट को नहीं छेड़ूंगा। मेरे प्रोडक्शन वाले एक कांस्टेंट रेट से प्रोडक्शन करते रहे, डेली मुझे
वो 800 यानी कि एवरी मंथ वो मुझे 840 क्वांटिटी बना के देते रहे, इससे ना कम हो ना ज्यादा हो। अब होगा क्या कि अब वो कहते हैं कि जो डिमांड के अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी हम कैसे फुलफिल करेंगे, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन रेट सेम है तो किसी मंथ में फोरकास्ट डिमांड जो है वो कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, ठीक है ना। सो जब कम होगी तो होगा क्या, आपके पास इन्वेंट्री जमा होना शुरू हो जाएगी, और जिस मंथ में डिमांड ज्यादा होगी हम अपनी उस प्रोडक्शन क्वांटिटी जमा जो अवेलेबल इन्वेंट्री है उससे हम उस डिमांड को फुलफिल कर लेंगे। सही है, ठीक है जी। सो याद रखिएगा कि लेवल के अंदर जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि मुझे अपने प्रोडक्शन रेट को नहीं छेड़ना, वो कांस्टेंट रखना है, जो डिमांड की फ्लक्चुएशन को मुझे मीट करना है वो मुझे अपनी अवेलेबल इन्वेंट्री के जरिए मीट करना है, या मुझे ओवर प्रोडक्शन करके करना है, या मुझे बैक ऑर्डर के जरिए करना है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी। सो मुझे प्रोडक्शन रेट को नहीं छेड़ना, मुझे अपने हायरिंग फायरिंग को नहीं छेड़ना, वो मुझे कांस्टेंट रखने हैं, वो मैं शुरू में डिसाइड कर लूंगा, ठीक है। जबकि जब हम चेज प्लान को जाकर डिस्कस करेंगे उसमें आप देखिएगा कि आपकी हायरिंग फायरिंग बहुत ज्यादा जो है वो आ रही होगी, आप मंथली बेसिस पे मे भी पॉसिबल है, कुछ लोगों को हायर कर रहे होगे, कुछ को फायर कर रहे होगे, क्योंकि वहां पे आपका प्रोडक्शन रेट कांस्टेंट नहीं होगा, वहां पे आप फोरकास्ट को फॉलो कर रहे होगे, क्योंकि डिमांड कितनी है हम उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्शन करने की कोशिश करें, ठीक है जी। जी ये इरफान अकरम साहब काइंडली इसको जरा थोड़ा सा रोक लीजिएगा, हम सेशन के एंड में जाके आपके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम जिक्र कर रहे थे अपने रेगुलर प्रोडक्शन क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए। सो उसका हमने फार्मूला डिस्कस किया, दैट इज कि एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने मौजूद हैं वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, क्योंकि हमने शुरू में डिसाइड कर लिया कि कितने हायर करने हैं कितने फायर करने हैं। सो हमने वो एवरेज वैल्यू की इक्वल कर लिया। सो यहाँ पे फार्मूला मैंने क्या लगा दिया कि इनिशियली कितने मेरे पास मौजूद हैं प्लस कितने मैंने उस मंथ में हायर किए माइनस कितने फायर कर दिए। सो मेरे पास एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए, और ऑब्वियसली ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आपने शुरू में ही जो वर्कर लेवल है वो कांस्टेंट रख ली है। अब रेगुलर प्रोडक्शन के लिए हमारे पास आ जाएगा जी नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज बेसिकली कि आपके पास जो वर्कर्स है अवेलेबल वो कितने मौजूद हैं, ठीक है, मीन और कितने रिक्वायर्ड हैं डिवाइडेड बाय वो कितनी देर के लिए काम कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली आपके पास रेगुलर प्रोडक्शन क्वांटिटी आ जाएगी जो कि कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आपके पास वर्कर्स जो है वो कांस्टेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हमने वो शुरू में डिसाइड कर लिया कि इतने ही बंदे हम रखेंगे अपने पास। ओके देन अलाउएबल ओवर प्रोडक्शन है कि अगर हमें ओवर प्रोडक्शन करनी पड़ती है डिमांड को मीट करने के लिए तो हम मैक्सिमम कितनी ओवर प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो वो हमने रखा हुआ है मार्जिन के 10% हम अपनी रेगुलर प्रोडक्शन का ओवर प्रोडक्शन पर मंथ कर सकते हैं, तो वो हमने 10% सिंपली रेगुलर प्रोडक्शन का कर लिया, दो कि एक्चुअली हमें ओवर प्रोडक्शन इसमें करनी नहीं पड़ रही अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, क्योंकि हम इन्वेंट्री और अपनी एक्चुअल प्रोडक्शन से जो रेगुलर प्रोडक्शन हो रही है उसी से डिमांड को मीट कर रहे हैं। सो इसलिए हमें ओवर प्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ रही। अदरवाइज आप ओवर प्रोडक्शन कैसे निकाल सकते हो, सिंपली रेगुलर प्रोडक्शन और आपकी फोरकास्ट का जो सबट्रैक्शन होगी प्लस आपकी जो इन्वेंट्री है उसको भी माइनस कर दोगे तो आपको उतनी क्वांटिटी ओवर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी अगर आप ओवर प्रोडक्शन से डिमांड को मीट करना चाह रहे हैं। सो राइट ना यहाँ पे जरूरत नहीं है, रीजन ये है क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री इतनी पड़ी है प्लस आप एक्चुअल रेगुलर प्रोडक्शन इतनी कर रहे हो कि आप उस डिमांड को मीट कर पा सकते हो। ओके अब हम आ जाते हैं लास्ट चीज जो हमने आइडेंटिफाई करनी है। हमने क्या आइडेंटिफाई किया, हमने वर्कर लेवल्स आइडेंटिफाई किए, हमने प्रोडक्शन क्वांटिटी रेगुलर आइडेंटिफाई की कि मुझे रेगुलर प्रोडक्शन कितनी करनी चाहिए इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड। लास्टली हर मंथ में मेरे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। सो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि इसमें आपको काफी वेरिएशन नजर आएगी इन्वेंट्री। ओके इनिशियल इन्वेंट्री हमारे पास 100 पड़ी हुई है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि पिछले टाइम पीरियड की इन्वेंट्री प्लस इस मंथ की प्रोडक्शन प्लस अगर आप ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो वो माइनस इस मंथ की फोरकास्टेड डिमांड। सो दैट मीन 100 ओके
आपके पास आ जाएगा दैट इज द इनिशियल इन्वेंट्री प्लस रेगुलर प्रोडक्शन हम कितनी कर रहे हैं 840, ओके, प्लस ओवर टाइम प्रोडक्शन हम कितनी कर रहे हैं दैट इज 84, ओके, सॉरी ओवर प्रोडक्शन हम कितनी कर रहे हैं 0, माइनस आपके पास डिमांड कितनी है दैट इज 750. सो हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू आ रही है जी 190. सो दैट मींस एक्चुअल डिमांड थी 750 लेकिन हमने प्रोडक्शन की 840 की, ओवर प्रोडक्शन हमने कुछ नहीं किया, तो आपके पास क्या आ गया जी, जो क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी वो 840 माइनस 750 90 और इनिशियल इन्वेंट्री 100 पड़ी हुई है, तो आपके पास आ जाएगा जनवरी में 190 यूनिट इन्वेंट्री में पड़े हुए. ओके, सिमिलरली अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपके पास फरवरी में इन्वेंट्री लेवल चेंज हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन रेट फिक्स रखा हुआ, बट जैसे ही आपकी डिमांड जो है वो आपकी प्रोडक्शन रेट से बढ़ना शुरू होगी तो आपकी देखें इन्वेंट्री डिक्रीज होना शुरू होगी. ठीक है, सो दैट मीन लेवल के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जैसे आपकी डिमांड आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी को इंक्रीज करती है तो उसको हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं थ्रू अपनी इन्वेंट्री के जरिए या बैक ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं. मीन अगर फ्यूचर में डिमांड कम होती है तो हम फ्यूचर में जाके उसकी प्रोडक्शन करें और प्रीवियस टाइम पीरियड की डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करें. ओके, अब हमने वंस के हमने अपनी वर्कर्स क्वांटिफाई कर लिए, हमने रेगुलर प्रोडक्शन क्वांटिफाई कर ली कि मुझे पर मंथ कितनी करनी है, मुझे ये पता चल गया कि मुझे कितनी इन्वेंट्री रखनी है इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड, तो अब हम अपनी रेगुलर प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. मुझे ये पता है मेरी पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है दैट इज 2000 मल्टीप्लाई बाय टोटल मैं कितनी कैलकुलेट कर रहा हूँ दैट इज 10,080, उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रेगुलर प्रोडक्शन आ जाएगी. सिमिलरली हायरिंग हम कितनी कर रहे हैं टोटल दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय हायरिंग कॉस्ट कितनी है, इसी तरीके से फायरिंग की, इसी तरीके से इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट की आ जाएगी. पर यूनिट कितनी है और एट द एंड आपके पास टोटल साल में आपके पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है. सो ये हमारे पास एनुअल कॉस्ट आ जाएगी एंड अकॉर्डिंग टू द लेवल प्लान दिस इज द ग्रैंड टोटल, मीन टोटल एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान हमें साल में इतना जो है वो पैसे रिक्वायर्ड होंगे इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड. ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं दूसरे प्लान की तरफ दैट इज बेसिकली द चेज प्लान. ओके, सो बाकी इंफॉर्मेशन सेम वही है जो पीछे हम यूज कर रहे थे और पहले 3 कॉलम भी सेम वही है. ओके, वी नो कि हमने लेबर आर कैसे कैलकुलेट किया था, अगेन डिमांड मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कितना हमें रिक्वायर्ड है, और नंबर ऑफ वर्कर्स हमने कैसे निकाले टोटल पर मंथ के अंदर आवर्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा जी कितनी देर वो काम कर. ओके, अब मैं अजम्पशन क्या रख रहा हूँ, मीन ये मैंने प्लान बनाते वक्त चेज प्लान के मुताबिक जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि आपने अपनी फोरकास्टेड डिमांड को फॉलो करना है. ओके, मीन हमने कोशिश करनी है कि एवरी मंथ के अंदर मैं अपनी इस डिमांड को अपनी प्रोडक्शन के जरिए जो है वो मीट कर सकूं, रेगुलर प्रोडक्शन के जरिए, ओवर टाइम प्रोडक्शन के जरिए, व्हाटएवर. सो मुझे एवरी मंथ जो है उस डिमांड को मीट करना है. बट यहाँ पे हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है मैनेजमेंट की तरफ से कि आपने अपना जो वर्कर्स है मीन मैक्सिमम जो आप रख सकते हो वो 106 रख सकते हो एवरी मंथ, इससे ज्यादा नहीं. इससे कम तो हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आप रख सकते. ठीक है, सो दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द मैनेजमेंट. ओके, अब हम आ जाते हैं कि इनिशियली 100 बंदा मेरे पास मौजूद था. ओके, और मुझे अब ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कितनी हायरिंग करनी है कितनी फायरिंग करनी है, क्योंकि मेरे पास जो है ये 94 कहाँ से आ गया, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम दैट इज द हायरिंग एंड फायरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. इक्वेशन क्या है कि इनिशियली कितने मौजूद हैं प्लस हायर कितने किए माइनस फायर कितने किए. अब ये 94 बेसिकली हम कैलकुलेट इस सेंस में कर रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेल्स वर्कर. ओके, जैसे यहाँ पे क्या 93.75 है और ये 93.75 हमने कहाँ से निकाला था, अपनी फोरकास्ट डिवाइडेड बाय कितने घंटे वर्कर काम कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू 750 दैट इन अदर सेंस हम ये कह रहे हैं कि 750 यूनिट बनाने के लिए हमें 94 बंदे चाहिए. और वो 94 बंदे हम कैसे कर सकते हैं, 100 बंदा मौजूद है तो इट मीन 6 को आप फायर कर दो. ठीक है, 0 हम हायर कर रहे हैं तो आपके पास 94 वर्कर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द फरवरी मंथ
जो हमारे पास बंदे हमें चाहिए वो 95 चाहिए, इट मीन हमें इस मंथ के अंदर एक बंदा हायर करना पड़ेगा। ओके, सो देयर विल बी नो फायरिंग। सिमिलरली मार्च के अंदर हमें 800 यूनिट बनाने हैं, सो 800 यूनिट बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें 100 बंदा चाहिए। ओके, सो 100 बंदा करने के लिए हमें 5 हायरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि प्रीवियस मंथ 95 मौजूद थे, और देयर विल बी नो फायर एंड सो ऑन। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, जी 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 सर, आपने पहले माह में 6 बंदे फारिग कर दिए जी, और आपने ओवर टाइम 2 प्रोडक्शन भी -2 भी की, तो ये वो बंदे 4 करके अभी ओवर टाइम कर सकता था। अभी ओवर टाइम प्रोडक्शन की तरफ मत जाएं, अभी जस्ट इन 3 कॉलम को फोकस कीजिएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने चाहिए और हम हायर फायर कितने कर रहे हैं ओवर टाइम प्रोडक्शन पे। क्वेश्चन था कि कोई ऐसा आइडियल सोल्यूशन है कि जिसमें हम बंदों को फारिग ना करें, क्योंकि देखें हमारे मतलब होता है कि जिस बंदे से आप काम ले रहे हैं 10 बंदे हैं तो किसको निकालना है, वो एक इटसेल्फ प्रॉब्लम होता है कि हम 6 बंदे फायर करने हैं। तो क्या कोई ऐसा आइडियल सोल्यूशन है इस सिचुएशन में कि हमें प्रोडक्शन भी उतनी चाहिए है और मैन पावर भी अगर ज्यादा, तो उसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किस तरह कर सकते हैं? ऐसा कोई हो सकता है सिनेरियो? तो उसके लिए फिर आप अपने ये जो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनको कांस्टेंट रख ले, जितने आपके पास हैं उनको आप बिल्कुल ना चेंज करें। आप अपना जो प्लान बनाएं, आप कहें कि हमारे पास जो बंदे हैं ये फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। सो इसका मतलब ये होगा कि फिर आपके सिनेरियो के अंदर होगा ये कि या तो आप इन्वेंट्री से डिमांड को मीट कर रहे होंगे, या अगर आप रेगुलर प्रोडक्शन जो है वो डिमांड को नहीं मीट कर पा रही तो आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा या बैक ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी। सही, ठीक है, सो बंदे फिर आप अपने फिक्स रखेंगे, बंदे नहीं चेंज होंगे, आप वो कर सकते हो ऐसे। ठीक है जी। ओके, सो जैसे इवन हमने लेवल के अंदर किया हुआ था, यहाँ पे एवरेज ले लिया तो आप पहले फिक्स कर दें कि ये बंदे नहीं चेंज होंगे जी। ओके, सो बाकी जो भी कुछ करना है वो हमें प्रोडक्शन रेट से करना है या हमें जो है वो अपनी इन्वेंट्री से करना है। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया चेज प्लान के अकॉर्डिंगली कि हम नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि अप टू दिस लेवल तक, जून तक हम अकॉर्डिंग टू जितने हमें बंदे चाहिए हम उतने जो है वो बंदे अपने पास रख रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम हायर और फायर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हम जुलाई में आते हैं तो हमारे पास जो है वो चाहिए हमें 114 बंदे, लेकिन हम रख रहे हैं 106। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन है कि आपने 106 से ज्यादा नहीं रखने। ओके, सो इसलिए हम यहाँ पे 106 को क्रॉस नहीं कर सकते। सो दैट मीन फिर हमें इस 106 के अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्शन और ओवर टाइम प्रोडक्शन को और इन्वेंट्री को मेंटेन करना है। अब हम इनको चेंज नहीं कर सकते, मैक्सिमम इसको हम डिमांड के अकॉर्डिंगली, ऑल्दो कि हमें 114 बंदे चाहिए लेकिन हम इसको 106 ही मेंटेन करेंगे। 106 से ज्यादा बंदे नहीं रख सकते, कम रख सकते हो, ज्यादा नहीं रख सकते। सो हमें जुलाई में 106 से ज्यादा चाहिए, अगस्त में चाहिए, सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में, लेकिन उनको हमने फिक्स कर दिया 106। सो दैट्स व्हाई जब हमने फिक्स किया तो विच मीन सिर्फ जुलाई में हायरिंग हुई और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट रह रहे हैं, कोई हायरिंग कोई फायरिंग नहीं हो रही, और वो 106 वर्कर्स ही रह रहे हैं हमारे पास। क्लियर जी? क्योंकि हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है, 2 हमने फिक्स किए हुए हैं। एक तो चेज प्लान स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हमें डिमांड को फॉलो करना है जो फोरकास्ट। सेकेंडली हमें मैनेजमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ गया कि आपने 106 से ज्यादा बंदे हायर नहीं करने, 106 से ज्यादा ही बंदे हर मंथ मौजूद होने चाहिए, इससे ज्यादा बंदे मौजूद नहीं होने चाहिए। तो उसको आपने फोकस किया, फॉलो किया। क्योंकि शुरू वाले मंथ्स के अंदर डिमांड कम थी इसलिए आपने फायरिंग कर दी। ठीक है, और अनटिल हायरिंग उस वक्त तक की जब तक वो 106 से नीचे थे, लेकिन जैसे बंदे हमें 106 से ज्यादा चाहिए वो हमने फिर फिक्स कर दिया कि ओके, अब अगर डिमांड ज्यादा आती है तो उसको हम फुलफिल करेंगे अपनी ओवर टाइम प्रोडक्शन से, अगर हम रेगुलर सिर्फ डिमांड को मीट ना कर सके, या अपनी इन्वेंट्री के जरिए। ठीक है जी। ओके, वंस के आपने एक्चुअल वर्कर्स कैलकुलेट कर लिए, अब हमने आ जाना है रेगुलर प्रोडक्शन की तरफ। सो रेगुलर प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का सिंपल वही फॉर्मूला है, एक्चुअल वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा जी, दैट इज कि मंथली कितने घंटे वो काम कर रहे हैं और 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा है। सो वो हमारे पास रेगुलर प्रोडक्शन आ जाएगी।
और अलाउएबल ओवर प्रोडक्शन ये क्या है कि दैट इज कि कितनी हमें अलाउ है, जैसे हमने कहा कि वो हमें अलाउ है 10% का रेगुलर प्रोडक्शन का, सो वो हमने 10% ऑफ रेगुलर प्रोडक्शन कैलकुलेट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन का -2 का क्या मतलब है कि आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि आप 0 ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो। ओके, रीजन 0 क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 750 है लेकिन आप रेगुलर आपकी कैपेसिटी है 550, सो एक्चुअली आप 552 नहीं बना रहे होगे, एक्चुअली आप 550 ही बना रहे होगे, क्योंकि आपको जो है वो आप डिमांड को मीट कर पा रहे हो। ठीक है, सो देयर इज नो ओवर प्रोडक्शन, सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ओवर प्रोडक्शन यहाँ पे 0 है। ठीक है जी। सो सिमिलरली आपके पास क्योंकि यहाँ पे पीछे आपके पास क्या पड़ा हुआ है कि इन्वेंट्री जो है वो हम सॉरी रेगुलर प्रोडक्शन के जरिए डिमांड को मीट कर पा रहे हैं। रीजन इज क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है या एग्जैक्टली अपनी फोरकास्टेड डिमांड के इक्वल है, तो इस वजह से हमें रेगुलर प्रोडक्शन के जरिए ही हम उस डिमांड को मीट कर पा रहे हैं। सो एज यू कैन सी दैट अप टू दिस वन 840 तक, जुलाई तक, सॉरी जून तक हमारे पास जो रेगुलर प्रोडक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, हम वेरी कर रहे हैं और आपका इन्वेंट्री लेवल जो है वो फिक्स रहा है। ठीक है जी, वो 100 ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपनी रेगुलर प्रोडक्शन और ओवर टाइम प्रोडक्शन के जरिए ही मीट करने की कोशिश कर रहे हैं किसको, डिमांड। ओके, सो जैसे ही हम जुलाई में पहुंचते हैं तो हमारे पास है 848। ओके, हमें मैक्सिमम बंदे हम रख सकते हैं, लेकिन डिमांड है 910 की। सो दैट मीन हमें ओवर टाइम प्रोडक्शन करनी पड़ेगी कितनी, 62 यूनिट की। ठीक है, और वो हम कैसे कर रहे हैं, दैट इज जस्ट डिफरेंस बिटवीन द फोरकास्टेड डिमांड और एक्चुअल प्रोडक्शन का। तो हमें 62 यूनिट की ओवर टाइम प्रोडक्शन करनी पड़ेगी और अलाउ हमें कितने हैं, हम 85 यूनिट ओवर टाइम कर सकते हैं। तो 62 85 से काम नहीं है, सो इट मीन हम ओवर टाइम प्रोडक्शन से डिमांड को मीट कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हम कहते हैं कि आपकी जो डिमांड है वो इतनी होती कि वो 85 को भी क्रॉस कर जाती, तो फिर हम डिमांड कहाँ से मीट करते, हम इन्वेंट्री से मीट करते। ठीक है, कि इन्वेंट्री से वो फिर हमारी इन्वेंट्री कम होती क्योंकि हमारी ओवर टाइम प्रोडक्शन कैपेसिटी से भी डिमांड ज्यादा आ गई है। बट अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो हमारी ओवर टाइम प्रोडक्शन से हम उस डिमांड को मीट कर पा रहे हैं। सो एंड सो ऑन। सो हमने इसमें क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जी 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 प्लीज। जो प्रीवियस हमने मेथड्स देखे हैं सेल फोरकास्ट के, जिसमें वो सारी कैलकुलेशन देखी थी, 52 सेट ऑफ वैल्यूज दी और उसके बाद हमने आगे 2-3 महीने की फोरकास्ट भी जनरेट की। उसमें वो जो फोरकास्टेड थी वो कांस्टेंट आ रही थी एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक तो एक्चुअल डाटा आ रहा था 52 वैल्यूज का, उसके बाद जो फोरकास्टिंग वैल्यू सिमिलर थी। तो इसमें अब जब हम फोरकास्ट कर रहे हैं फॉर द ईयर तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो अगर हम डाटा को जी 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 अगर आप तो वो तो एक ही कांस्टेंट वैल्यूज नहीं, वो आपकी फोरकास्ट वैल्यू कांस्टेंट उस वक्त थी जब आप लेवल मेथड को कर रहे होते हो, जबकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके डाटा के अंदर लाजमन ट्रेंड भी होगा, आपके डाटा के अंदर लाजमी सीजनैलिटी भी होगी। जब आप ट्रेंड मेथड्स अडॉप्ट करोगे तो देखें आपकी फोरकास्टेड वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज कर रही होगी या डिक्रीज कर रही होगी। ये आपने चाहे जो अगर जी 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 समझ आ गई मुझे इस बात की। दूसरा ये कि अगर ये हम सारी जो वर्किंग कर रहे हैं ये एक सेट ऑफ कंपोनेंट, अगर सिमिलर सेट ऑफ कंपोनेंट्स है, जैसे डिफरेंट मॉडल्स की बात की आपने, या एक ही प्रोडक्ट, उस केस में तो ये ठीक हो गया। अगर हमारे पास मोर देन ऑफ कंपोनेंट्स हैं और हर एक डिफरेंट बेबी है और डिफरेंट उसका बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि उसके लेबर आवर्स, उसकी जो रॉ मटेरियल, उसकी हर चीज जो है वो डिफरेंट है, 100 सेट ऑफ कंपोनेंट्स, तो उस सिनेरियो में हर एक के लिए हमें सेपरेट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी इस तरह की। ये जी मैंने हर एक की अलग शीट जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर तो आप एग्रीगेट प्लान बना रहे हैं तो अगर तो वो कंपोनेंट किसी तरीके से आप एग्रीगेट मीन कंबाइन कर सकते हैं तो फिर आप कंबाइन करके उनके लिए प्लान बनाओगे। अदरवाइज अगर नहीं कर सकते तो फिर हर कंपोनेंट के लिए अलग से प्लान बनेगा। ओके ठीक है जी। ओके
सो आई होप कि जी रेगुलर प्रोडक्शन क्लियर है, अलाउएबल वर्कर्स क्लियर है। सो इन्वेंट्री हम कैसे निकाल रहे हैं? अगेन सेम फार्मूला कि पिछले मंथ के अंदर कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है प्लस इस मंथ के अंदर हम रेगुलर प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं प्लस ओवर टाइम प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं और माइनस आपकी डिमांड कितनी है। सो वो आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी, सो जो कि कांस्टेंट रह रही है। एंड अगेन हम रेगुलर प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं? सिंपली टोटल प्रोडक्शन जो हमने पूरे साल में की है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपनी पर यूनिट के साथ। इसी तरीके से ओवर टाइम के लिए, हायरिंग, फायरिंग और इन्वेंट्री के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू द चेज प्लान जो हमें टोटल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, मीन अगर हम इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर इतनी होगी, जबकि चेज में जो थी दैट इज दिस वन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जी हमें जो है वो एक्सेल ही बताए, हमें कोई फॉर्मूलाज जो हैं वो ना लगाने पड़े, हम रिस्ट्रिक्शंस बता दें एक्सेल को कि जी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट बाकी जो चीजें हैं कि प्रोडक्शन कितनी करनी है, इन्वेंट्री कितनी रखनी है, हायरिंग कितनी करनी है, फायरिंग कितनी करनी है, वो खुद ब खुद करें। ठीक है, वो खुद ब खुद हमें बताए, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एक्सेल सॉल्वर। ओके, अब होगा क्या, हमारे पास सेल्स गिवन है, हमें जनवरी का डाटा गिवन है और हमें ये इनिशियल इंफॉर्मेशन हमें पता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ब्लू है ये हमें एक्सेल कैलकुलेट करके बताएगा, मीन कि किस मंथ के अंदर कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए यूनिट की, कितने नीडेड हमें वर्कर, मीन वर्कर कितने होने चाहिए, हायर कितने करने चाहिए, फायर कितने करने चाहिए। लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इन 3 कॉलम्स का एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। ओके, दैट इज द डिमांड कंस्ट्रेंट, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट एंड वर्कफोर्स कंस्ट्रेंट। अब डिमांड कंस्ट्रेंट क्या है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ D6। D6 वो मुझे बता रहा है कि बेसिकली मेरे पास इनिशियल इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, प्लस आपके पास क्या है कि जी जो इस वक्त आप करंट प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, माइनस इस मंथ के अंदर जो इन्वेंट्री होगी। सो बेसिकली हम कैलकुलेट ये कर रहे हैं कि इस मंथ की एक्चुअल डिमांड मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो बेसिकली ये जो डिमांड कंस्ट्रेंट है वो बेसिकली डायरेक्टली लिंक होगा आपके इस कॉलम के जरिए के साथ कि मुझे एक्चुअली उस मंथ के अंदर कितनी प्रोडक्शन करनी है। ओके, सो ये दोबारा से देख लीजिएगा, ये हम कहाँ से निकाल रहे हैं, ये आप इस इक्वेशन को अपने ज़हन में रख लीजिएगा। उस इक्वेशन के जरिए ही हम हमेशा जो है वो ये चीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मुझे इक्वेशन को लिखने दीजिएगा। सो वो इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, दैट इज बेसिकली IT -1, ये है जी पिछले मंथ की डिमांड, जमा हम इस मंथ के अंदर कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है जी, आपके पास आ जाएगा उसके बाद माइनस हम कितनी इन्वेंट्री रख सकते हैं, मीन इन्वेंट्री लेवल क्या होगा इस मंथ के अंदर, इज इक्वल टू DT कि आपके पास इस मंथ की डिमांड क्या है। सो ये जो इस वक्त मैं कैलकुलेट करूं वो मैं DT कैलकुलेट कर रहा हूं कि मेरे पास करंट मंथ की डिमांड कितनी है। ठीक है, और वो मैं इसकी हेल्प के जरिए जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूं। अब अगर आप ओवर टाइम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं तो यहाँ पे साथ में प्लस OT भी शामिल हो जाएगा, दैट इज इंडिकेटिंग ओवर टाइम प्रोडक्शन। ठीक है जी, अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सम सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट भी आ जाएंगे कि आप कितने आउटसोर्स कर रहे हो, कितने यूनिट आप बाहर से बाय करके इस डिमांड को मीट कर रहे हो। सो हम इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो ये वाला फार्मूला मैंने जो है वो लिख लिया है, दैट इज दिस डिमांड कंस्ट्रेंट। ठीक है जी, उसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट के ऊपर। सो जो प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट के ऊपर हम फार्मूला लगा रहे हैं, दैट इज बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है जी, which is basically that is worker needed, कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कितने मौजूद हैं। सो सिंपली हमने क्या कर दिया कि इस मंथ के अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय एक मंथ के अंदर वो कितना काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज अ प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट। सो इसी तरीके से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और वर्क फोर्स के अकॉर्डिंगली क्या है कि इनिशियली कितने बंदे मौजूद हैं, वो 100 हमारे पास है, प्लस कितने में हायर कर रहा हूं माइनस कितने में फायर कर रहा हूं। सो हमने ये 3 कॉलम्स क्रिएट कर लिए। ठीक है जी, और साथ में इनका सम हमने करके लिख दिया। अब हमें ये कैलकुलेट करना है और ये हमें एक्सेल ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके बताए। और मुझे क्या करना है, साथ में
मैंने अपना एक टोटल कॉस्ट का बना लिया, और टोटल कॉस्ट में कैसे निकाल रहा हूँ, अगेन जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट हम निकाल रहे थे, दैट इज बेसिकली कि पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है मल्टीप्लाई बाय हम टोटल कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं। ओके, सो दैट इज D8 के अंदर हमने क्या रख दिया, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। C28 के अंदर हमारे पास टोटल प्रोडक्शन हम कितनी कर रहे हैं। इसी तरीके से D13 के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है जी, दैट इज ओवर टाइम प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली, ओके, और ओवर टाइम प्रोडक्शन क्वांटिटी, हायरिंग कितनी कर रहे हैं, इस तरीके से इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वो हमने टोटल कॉस्ट का फार्मूला लगा दिया। सो हमें ये वाला फार्मूला रिक्वायर्ड होगा इस सेल का, और प्लस ये वाले रिक्वायर होंगे। अब हम जो है वो एक्सेल की हेल्प लेंगे, हम जाएंगे जी डेटा में, सॉल्वर में, और सॉल्वर में आके आपने क्या करना है, आपने मिनिमाइज करना है किसको, टोटल कॉस्ट को। सो टोटल कॉस्ट वाला सेल जहां पे आपने वो फार्मूला लगाया हुआ है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, और हम इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और चेंजिंग सेल से मुराद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज राइट फ्रॉम दिस टू दिस, दैट मीन हम इसको जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये आपके पास कौन से सेल है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, यानी कि ये जितने ब्लू कलर्स मैंने किए हुए हैं ये सारे के सारे आपके चेंजिंग सेल है, मीन इनकी क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करनी है। सो चेंजिंग सेल से मुराद ये है कि आपने उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ओके, उसके बाद मैं जी कंस्ट्रेंट लगा रहा हूं। सो मेरे पास जो कंस्ट्रेंट आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है, ओके, सो मेरे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट ये आ रही है कि दैट इज कि आपके पास जो डिमांड है, ये फोरकास्टेड डिमांड, दैट मस्ट बी इक्वल टू द दिस डिमांड कंस्ट्रेंट, जिसका फार्मूला हमने ऑलरेडी लगा दिया हुआ। ओके, इसी तरीके से आपके पास जो सेकंड कंस्ट्रेंट आ जाएगी, दैट वुड बी विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें जो प्रोडक्शन करनी है वो कितनी करनी है, ठीक है, मींस दिस प्रोडक्शन वुड बी इक्वल टू योर इन्वेंट्री के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, दैट इज बेसिकली दिस प्रोडक्शन क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू दिस प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट, आई वाला कॉलम आ जाएगा। ओके, और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि दैट इज वर्कर नीडेड मस्ट बी इक्वल टू होने चाहिए जो वर्कफोर्स कंस्ट्रेंट हमने पहले फार्मूला लगा दिया, ठीक है जी। सो दैट इज कि हमें जो है वो कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप इसको चेक हो, और यहां से अब हम मेथड को चेंज कर देंगे। आपने ये मेथड अडॉप्ट करना है सिंप्लेक्स एलपी वाला, और देन आपने सॉल्व पे क्लिक कर देना। सो जैसे ही हम सॉल्व पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे, दैट इज टोटल कॉस्ट क्या है, मुझे इस मंथ के अंदर कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी इन्वेंट्री पड़ी होनी चाहिए, कितने बंदे मुझे चाहिए। सो दैट मीन अगर इनिशियली 100 था तो दैट मीन हमें 3 फायर करने, ओके, एंड सो ऑन। लाइक जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि अगर हम बिल्कुल हायरिंग नहीं करना चाहते, मीन आप बंदे कांस्टेंट रखना चाह रहे हो, तो आप इन 3 कॉलम्स को डिलीट कर दें, इसको भी आप डिलीट कर दें, तो आपके पास सिर्फ प्रोडक्शन और इन्वेंट्री डिसीजन वेरिएबल रह जाएंगे, और ये वाले 2 कॉलम बनेंगे। और अगर आप बैक ऑर्डरिंग को अलाउ कर रहे हो तो बैक ऑर्डरिंग वाला कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। इज इट क्लियर जी? जो लेवल प्लान है उसके अकॉर्डिंगली टोटल कॉस्ट हमें कितनी बेयर करनी पड़ रही है, चेज के अकॉर्डिंगली और एलपी। सो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो सबसे अच्छा प्रोडक्शन प्लान बन रहा है एज पर द टोटल कॉस्ट, दैट इज एलपी मॉडल, जो हम ऑप्टिमाइजेशन मेथड वाला जो एक्सेल के जरिए, सॉल्वर के जरिए ऑटोमेटिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर जी? ओके, सो अब हम अपनी इन्वेंट्री वाले टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं, और अभी तक जो हमने डिस्कस किया है दैट वाज बेसिकली हमने डिस्कस किया था जी डिमांड फोरकास्ट को, या आपके लिए सेल्स फोरकास्ट को, और उससे हम